आराम से ध्यान से समझेंगे। रूल्स हमने सारे कर लिए, अब उनको अप्लाई करने का टाइम आ गया। क्विक रिकैप। स्टेप 1, क्लोज ऑल द एसेट अकाउंट्स बाय ट्रांसफरिंग देम टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। कुछ रियलाइजेशन में जाएंगे, कुछ जहां जाने हैं। स्टेप 2, क्लोज ऑल द लायबिलिटीज। स्टेप 3, रियलाइज द एसेट्स। या तो वो मार्केट में बिकेंगे, कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, या वो कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा, या वो सेटल हो सकते हैं लाइबिलिटीज के अगेंस्ट। अब हमने वो भी सीख लिया। रियलाइज द एसेट्स। स्टेप 3 रियलाइज द एसेट्स। स्टेप 4, सेटल द लाइबिलिटीज, पे ऑफ द लाइबिलिटीज। या तो उनके अगेंस्ट पैसे देने पड़ेंगे, या फिर पार्टनर्स टेक ओवर करेंगे। सब कुछ होने के बाद कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। देखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं कि नहीं। स्टेप 5, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को देखेंगे, क्या उनके केसेस हैं, सारे पता होने चाहिए। फिर कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिसोल्यूशन। प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो, लॉस है तो डेबिट कर दो। चलो सब क्वेश्चन शुरू कर। इस क्वेश्चन में अभी, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो डिसोल्यूशन की दुनिया में, तो अभी सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। जब आप बड़े हो जाओगे तो रियलाइजेशन अकाउंट भी बनेगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनेगा, कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, कैश और बैंक भी बनेगा। बड़े ही मेहनत वाली दुनिया आएगी। जब बड़े हो जाते हैं तो करना पड़ता है। अभी आप छोटे, ध्यान से देखना, आप छोटे से 1-2 दिन ही रहो। सो बी केयरफुल। जो ये सीख रहे हैं ये तो बड़े का पार्ट होगा ही होगा। अभी सिर्फ रियलाइजेशन बनाना है। तो आपके लिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन चुन के लाए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ टीएस ग्रेवाल। आशीष एंड कानव वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। 31 मार्च 2018 बैलेंस शीट दे रखी है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। अब रूल्स काम आएंगे। रूल्स काम आएंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेट्स विच आर टू बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमें सिर्फ रियलाइजेशन बनाना है अभी। तो बैंक रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, उसका सेपरेट अकाउंट बनता है। स्टॉक होगा, डेटर्स होगा, फर्नीचर होगा, प्लांट होगा, इन्वेस्टमेंट्स भी होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिक्टिशियस एसेट है, अक्यूमुलेटेड लॉस है, डायरेक्टली डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। तो पहले एसेट्स ट्रांसफर कर देते हैं। मुझे कुछ और कहानी से मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होने हैं, तो इनको कर दो। जो जो काम हो रहा है वो करके साइड हो जाओ। टू सन्ड्री एसेट्स, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखेंगे। सन्ड्री एसेट्स एक एक करके। एसेट्स का नाम स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट। स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट्स एट देयर बुक वैल्यू 24, 19, 40, 24,000 इनर कॉलम, 19,000, 40,000, 40,000। प्लांट कितना है? 2,10,000। इन्वेस्टमेंट्स कितनी है? 32,000। इन्वेस्टमेंट्स कितनी है? 32,000। तो जो भी आपने एसेट्स दिखा दिए उन पे टिक मार देंगे। टिकिंग इज इंपॉर्टेंट। तो टोटल कर देंगे 9 to 11 4 15। वेरीफाई करेंगे फिर से। 9 to 11 4 15, ठीक है। 3 4 8 8 9 3 12, 3,25,000। 0 4 9 13 15 1 5 3 4 8 9 3 12। एसेट्स ट्रांसफर्ड। अब लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर देंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। अब ध्यान से कि कौन सी लाइबिलिटीज ट्रांसफर होनी है। ट्रेड क्रेडिटर्स होंगे। ईपीएफ इज ऑल्सो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। मिसेस आशीष लोन, आशीष इज द पार्टनर, मिसेस आशीष तो उसकी बीवी है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। कानव पार्टनर है, कानव पार्टनर है, पार्टनर्स लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड,
वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, ताजा ताजा एडजस्टमेंट सीखे हैं, ताजा ताजा एडजस्टमेंट सीखे हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड हम देखेंगे क्लेम है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। क्लेम है तो ट्रीटमेंट अलग होगी, क्लेम नहीं है तो फ्री रिजर्व होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो क्वेश्चन बताएगा हमें। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सिंपल सी ट्रीट, कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ क्रेडिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो चलो बाकी कैपिटल्स हैं, कैपिटल्स तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते। चलो शुरू करेंगे। क्रेडिटर्स ईपीएफ मिसेस आशीष, क्रेडिटर्स ईपीएफ मिसेस आशीष लोन। आईएफआर तो होगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन हम चेक करेंगे, आईएफआर तो होगा ही होगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्वेश्चन से मैं बताऊंगा कैसे चेक करते हैं। क्वेश्चन रीड करेंगे एक बारी कि क्या कोई क्लेम तो नहीं है, अगर क्लेम है तो ट्रीटमेंट डिफरेंट, क्लेम नहीं है तो फिर वो फ्री रिजर्व हो। आशीष पार्टनर अग्री टू टेक ओवर फर्नीचर, पे मिसेस लोन, डेटर्स, प्लांट, कानव, स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, कानव, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेम्यूनरेशन। पॉइंट, मुझे क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अभी तो मैं बस ये ढूंढ रहा था कि क्लेम तो नहीं है, क्लेम नहीं है, क्लेम नहीं है। सिंस देयर इज नो क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व will be credited to the partners capital accounts directly। और इस क्वेश्चन में तो कैपिटल अकाउंट बनाना ही नहीं, तो बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें तो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ठीक है जी, चलो वैल्यूज डालें। ट्रेड क्रेडिटर्स 4260, 4260, मिसेस आशीष लोन 9000, आईएफआर 4000, 9000, 4000, 000, 9 4 13 2 15, 5 6 11, वेरीफाई करेंगे 102 111। कोई भी डाउट? 1,15,000, 1,15,000 लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड, एसेट्स ट्रांसफर्ड। अब ध्यान से देखना, जो जो ट्रांसफर करने चाहिए उन पे टिक लगने चाहिए, जो नहीं जिन पे टिक है मतलब वो रियलाइजेशन में जाना ही नहीं थे, वो बहुत बेसिक स्टेप्स थे, वो गलत होना तो मतलब आपको बेसिक रूल्स नहीं आते, प्लीज। अब थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम, अब थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम, बट सब कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस यूज करते हैं। चलो ध्यान से देखेंगे। आशीष अग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट 38,000 एंड पे मिसेस आशीष लोन। दो चीजें, लेट्स डील वन एट अ टाइम। पहला क्या है? एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स की बात हो रही है। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स में दो चीजें हो सकती हैं, या तो कैश में बेचेंगे हम एसेट, या वो कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा। पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय आशीष कैपिटल अकाउंट। क्या लिया उसने, यहां लिखेंगे आप अपनी रेफरेंस के लिए। फर्नीचर कितने का लिया? अग्रीड वैल्यू पे ट्रांजैक्शन आएगी 38,000। ही ऑल्सो अग्रीड टू पे ऑफ मिसेस आशीष लोन, कह रहे मैं अपनी बीवी का लोन खुद दे दूं। ओके। लाइबिलिटी ऑफ द फर्म पेड बाय द पार्टनर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू liability of the firm paid by the partner, तो realization account debited to Ashish's capital
क्या दिया? अपनी बीवी का लोन दिया। कितने दिए? 9,000। कितने दिए? 9,000। कोई डाउट? पहली एडजस्टमेंट। डेटर्स रियलाइज्ड 18,500, मतलब डेटर्स के अगेंस्ट पैसे आए 18,500। प्लांट रियलाइज्ड 10% मोर, 10%, जो भी उनकी वैल्यू थी उससे 10% मोर। तो ध्यान से देखना, अगर एसेट्स रियलाइज्ड कैश, तो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस शीट में क्या है? बैंक। बैलेंस शीट में है बैंक, तो आपको सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू करनी, बाय बैंक। तो क्या हुआ? डेटर्स रियलाइज्ड 18,500 और प्लांट रियलाइज्ड 10% मोर। प्लांट कितना था? 210। प्लांट कितना था? 210। तो 10% मोर मतलब 21,000 मोर। तो कितने आए इसके अगेंस्ट? 2,31,000। कोई भी डाउट? अभी क्लोज मत करना, कि हमें देखना और एसेट्स तो नहीं है जिनके अगेंस्ट पैसा आया है। क्वेश्चन रीड करेंगे। कानव टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। जब भी ऐसा हो कि पार्टली कोई स्टॉक टेक ओवर कर रहा है, तो उसके कुछ पार्ट का कुछ हो रहा होगा, कुछ पार्ट का कुछ हो रहा होगा। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती हैं, उनको थोड़ी इज्जत दे। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती हैं, थोड़ी इज्जत दे, फिर गलती नहीं होगी। तो सर इज्जत कैसे दे? इज्जत वर्किंग नोट्स के थ्रू दी जाती है। तो डिटेल्स ऑफ स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू क्या है? स्टॉक की वैल्यू है 24,000। हुआ क्या? कानव ने 40% लिया। कितनी है? 24,000। तो पहले इसको स्प्लिट करो, पहले इसको स्प्लिट करो। 40% अगर एक ले रहा है, तो बाकी कहानी 60% की होगी। तो वैल्यू निकालो। 40% मतलब 4 2 8, 4 4 9, 16, 9,600। तो 9,600 मतलब 14,400, 23, 24। ठीक है जी। 40% किसने ले लिया? कानव ने। कानव पार्टनर था। अब पढ़ लेते हैं आराम से दोबारा। कानव टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। तो उसने अग्रीड वैल्यू क्या मानी? कह रहा है 40% स्टॉक ले रहा हूं, लेकिन 20% डिस्काउंट चाहिए। तो 20% कम कर देंगे इसको। 20% लेस देन द बुक वैल्यू। 96, 18, 1920। यस और नो? 18। ठीक है। तो कितने का दिया? 0, 5, 10, 8, 5, 15, 6, 7, 7, 6, 8, 0, 8, 9, 95, 96। वेरीफाई कर लेंगे। 9600 बाद में टाइम वेस्ट। 1920। ठीक है। 1920, 9600, बिल्कुल ठीक। 40% तो कानव ने कैलकुलेशन, कोई डाउट है? उसके बाद एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर ही, कानव टू रियलाइजेशन। बट कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं। बट सर सब कुछ सही था, बस अमाउंट गलत है। बट जीरो मिलेंगे, जीरो मिलेंगे। ठीक है ना? डोंट गिव देम एन ऑप्शन। रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। तो जो बाकी स्टॉक बचा वो हमने मार्केट में बेच दिया 10% प्रॉफिट पे। 10% प्रॉफिट मतलब 1440, 1440। तो 15,840, 15,840। कोई डाउट? तो जो एसेट कैश में बेच रहे थे वहां पे लिस्ट में आ जाएगा स्टॉक। रेफर वर्किंग नोट नंबर 1। प्रेजेंटेशन परफेक्ट रखना, प्रेजेंटेशन परफेक्ट रखना। कितने का बेचा? 15,840। अभी भी क्लोज मत करना कि देखें कोई और तो नहीं बेच रहे हम। कानव अभी आएगा। क्रेडिटर्स है, ठीक है। और कोई एसेट नहीं है, और कोई एसेट नहीं है, तो हम ये कैश वाला पोर्शन क्लोज कर सकते हैं। बहुत हो गया। 18,500 प्लस 231 प्लस 15,840, 265, 340, 265, 340। और कानव ने एक एसेट टेक ओवर किया था, तो कानव्स कैपिटल अकाउंट क्या टेक ओवर किया था इसने? स्टॉक। रेफर
वर्किंग नोट 1 कितने का टेक ओवर किया था? 7680 7680। कोई भी डाउट? क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है। कानव बाय ट्रेड क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स इन फुल सेटलमेंट। सोचो उन्होंने आपके लिए क्या प्यारा क्वेश्चन बनाया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करा दिए। लायबिलिटीज एसेट्स ले रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं बताई, तो मतलब कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। क्रेडिटर्स गॉन, इन्वेस्टमेंट्स गॉन, बस उसका इंपैक्ट समझना है हमें कि क्रेडिटर्स भी गए और इन्वेस्टमेंट्स भी गई। नो एंट्री, क्योंकि नो कैश ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। कॉन्ट्रा एंट्री सेटलमेंट, नील इंपैक्ट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, नो एंट्री। अभी समझ आया कि बिना रूल्स करे मैं क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर सकता था। सो बी केयरफुल, आपके सारे रूल्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। कानव अग्रीड टू टेक ओवर, बस इसी की कमी थी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी आ गए। कानव अग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन, तो वो काम कर रहा है अभी, एक्सपेंसेस उसने नहीं बोला वो बेयर करेगा, अभी नहीं बोला। He took over the responsibility of completing the dissolution work at an agreed remuneration of 12,000 and to bear realization expenses. अब स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बेयर करेगा। रेम्यूनरेशन तो फर्म का खर्चा हो ही गया, तो रियलाइजेशन टू कानव्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री तो होनी ही होनी है। कितना? 12,000 रेम्यूनरेशन है, 12,000, तो ये तो खर्चा हो ही गया। हमें देखना है कि एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा। क्वेश्चन ने बता दिया कानव करेगा, अब देखना है पे किसने करे। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 8,000। सर उन्होंने तो बताया नहीं किसने पे करे, तो जब कुछ मेंशन नहीं है कि किसने पे करे तो कौन पे करेगा? वेरी गुड, जिसको पे करने चाहिए वो पे करेगा। तो इस केस में कानव को पे करने चाहिए थे, कानव ने पे कर दिए, फर्म ने नहीं। तो इसलिए बुक्स में इस पर्टिकुलर पोर्शन की नो एंट्री। क्लियर? खत्म, खत्म। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म। अब ध्यान से देखना बेटा, और रूल्स, मतलब निचोड़ेगा ये क्वेश्चन आपको। सर अब क्या बचा है? इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, tangible assets will be realized at nil value, intangible assets will be realized at tangible assets will be realized at book value, intangible assets will be realized at nil value. If nothing is specified about payment of liabilities, they will be settled at book value. तो देखते हैं एसेट्स के बारे में। स्टॉक पार्टनर ले चुका है, बिक चुका है। डेटर्स पैसे आ चुके हैं। फर्नीचर आशीष घर ले गया। प्लांट पैसे आ चुके हैं। इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिटर्स ले गए। तो सारे एसेट्स के बारे में उन्होंने कुछ ना कुछ बताया। लायबिलिटीज क्रेडिटर्स, उनको हमने इन्वेस्टमेंट्स दे दी। ईपीएफ सर कुछ बताया नहीं, कुछ बताया नहीं, तो यही तो मजेदार पॉइंट है। implied adjustment, if nothing is mentioned about a liability it will be paid at book value। ये मिस आउट हो जाते हैं इनिशियली, क्योंकि ध्यान नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने तो बोला नहीं कुछ सर, तो रूल्स बता चुके हैं ना पहले, इसलिए इसीलिए बिना रूल्स के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट है इस केस में, तो हमें कैश और बैंक लिखने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ बैंक अकाउंट लिखेंगे। किसकी एंट्री है? ईपीएफ। कितना ईपीएफ? 60,000 बुक वैल्यू पे सेटल हो जाएगा। ध्यान से देखना रूल, सिंस nothing is specified about payment of EPF, we assume that it has been paid at book value। क्लियर? तो ये ध्यान, ये आपको कहानियां नहीं लिखनी, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए।
ईपीएफ डन, आशीष की लोन, बीवी का लोन पति देगा। आईएफआर का कुछ नहीं करते, बस ट्रांसफर कर दिया, वो कोई थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं है, उसकी पेमेंट नहीं करनी। क्लियर? अभी खत्म, अब क्लोज करना है। अब कंपेयर करने हैं डेबिट्स और क्रेडिट्स। क्रेडिट्स ज्यादा लग रहे हैं तो टोटल कर देंगे 115 प्लस 38,000 प्लस 265 340 प्लस 7680। हमेशा पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेना चाहिए क्योंकि लग रहे हैं। इफ यू आर श्योर, अब जैसे आपका टोटल आ गया 426, तो एक बारी नजर से मार लो 320 380 390, हाँ 426 क्रॉस नहीं हो रहा, तो मतलब क्रेडिट्स ज्यादा है, क्योंकि अमाउंट आपने यहाँ लिख दिया, पता चला बाद में डेबिट ज्यादा निकले तो काटा कर ओवर राइटिंग हो रही होगी, अनटाइडी हो जाएगा। 426020। अब मतलब प्रॉफिट है, क्रेडिट ज्यादा है, तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू, कौन है पार्टनर? आशीष और कानव। आशीष कैपिटल एंड कानव कैपिटल। कितना प्रॉफिट हुआ? ये तो टोटल इतना आना चाहिए, अभी है नहीं, तो डेबिट्स माइनस कर देंगे। 20,000 20 20,000 20। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। 1 2 1 2 0 1 2 8,000 8,000। कोई भी डाउट? मजेदार क्वेश्चन है, रिजोल्यूशन इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। उनके लिए इंटरेस्टिंग होगा जिनके रूल्स क्लियर है, क्योंकि फिर वो रूल्स अप्लाई करेंगे तो दिमाग थोड़ा चलेगा, दिमाग चलता है तो अच्छी फीलिंग आती है, अगर सही डायरेक्शन में चले तो। अगर सही डायरेक्शन में चले तो बेटा बहुत ही लंबे रास्ते पे चल के हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो जो बच्चे साथ साथ थे उनको मजा आएगा, पक्का मजा आएगा। जो बच्चे साथ साथ नहीं थे वो बेचारे स्ट्रगल करेंगे, वो बेचारे 100%। आपने देख लिया एक क्वेश्चन ने कैसा अच्छा खासा निचोड़ा, तो कोई भी रूल अगर आपको नहीं आता, भूल गए हो, कर ही नहीं पाओगे, अटक जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी ना इतनी सारी बातें बोल रहा है बेटा, अब ये करो, अब वो करो, अब ये करो, नो। तो वो सीक्वेंस, वो मैप तो आपको दिमाग में छापना है ना, वो आपको दिमाग में छापना है। उसके लिए वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चल रही थी 4 क्लासेस से, 4 क्लासेस तक एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, तो कोई रीजन होगा ना, वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चल रही थी। अब बिल्डिंग बन चुकी है, अभी इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, बट बी केयरफुल, कॉन्सेप्ट परफेक्ट कर लेना।